आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ से मुराद ये है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान कौन कौन से ऐसे स्पीशीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसी कह लें कि ऐसे यूनिट या ऐसी चीज़ें जो है ना वो पैदा होती हैं या बनती हैं, तो उसके बारे में जो है ना ये टॉपिक जो है वो बताएगा। उसमें जो सबसे पहले है आइंस के आइंस जो है वो क्या होते हैं। आइंस जो है वो जब भी कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करता है या इलेक्ट्रॉन जो है वो जज़ब करता है, तो उससे आगे जो नतीजे में बनने वाली चीज़ होती है उसे हम कहते हैं आयन। ठीक है, व्हेन एन एटम गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कॉल्ड आयन। तो जो आयन है, अब एटम इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का खराज भी होता है और इलेक्ट्रॉन जज़ब भी करते हैं। तो इसकी बुनियाद पर जो आयन होते हैं उसकी दो टाइप्स बनती हैं। एक टाइप को हम कहते हैं कैट आयन और दूसरी टाइप को हम कहते हैं एन आयन। कैट आयन जो है ना वो आयन बनने की एक ऐसी जो है ना वो टाइप होती है जिसमें कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कोई भी एटम, तो उसके नतीजे में जो आगे चीज़ बनेगी उसे हम कहते हैं कैट आयन। मसलन मिसाल के तौर पर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का जो है ना एटम है, ये जिससे जो है ना यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो है वो एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है जो इनके यहाँ पे जो है वो शो किया गया है। वो उसके सबसे बैरूनी मैदान में ये आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन एटम जो है वो खारिज कर देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन से जो है वो खारिज कर दिया, तो इसका ये जो शेल था, ये ऑर्बिटल जो था ये ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो शेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया। तो उसके नतीजे में अब ये इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन ने खारिज कर दिया है तो इस पर जो है वो 1+ चार्ज आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1+1। क्या मतलब कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर दिया है। अब हम कह देंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन का कैट आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर दिया है, ये एटम है, ये आयन है। इस तरह जो है एक और मिसाल है सोडियम की। सोडियम के जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और उसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका सबसे आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसको शो किया गया है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो सोडियम के अंदर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके ऑर्बिट के अंदर जो सबसे बैरूनी मैदान है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे बैरूनी मैदान में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदरूनी मैदान में है। अब जो सोडियम है क्या करेगी कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो खारिज करेगी, एक इलेक्ट्रॉन से खारिज कर दिया तो सबसे जो बैरूनी मदार था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो अंदरूनी मदार है वो यहाँ पे हैं लेकिन शो नहीं किए गए, लेकिन प्रोटॉन की तादाद उतनी है। अब सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो सोडियम किस में तब्दील हो गया, आयन के अंदर, कैट आयन। चूँकि इसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो इसलिए इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, 1+ चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना ये क्या है, एटम है, ये आयन है, तो ये किसकी बात होगी, कैट आयन की। उसके बाद अगर हम बात करें एन आयन की, एन आयन आयंस की ऐसी टाइप होती है जिसमें कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, एन आयन बनेगा। मसलन अब जैसे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का एटम जो दिखाया गया, क्लोरीन के अंदर 17 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, विच मीन्स कि प्रोटॉन जो क्लोरीन होती है उसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और उसके बैरूनी मदारों में 17 ही जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो है सबसे जो बैरूनी मदार है ये यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि हमने एन आयन को देखना है इसलिए यहाँ पे कोई जो इलेक्ट्रॉन है वो दिखाया नहीं गया। अब क्लोरीन क्या करेगी, इसके बैरूनी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो हासिल करेगी, तो क्या इसके जो बैरूनी मदार के अंदर ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन की तादाद जो है वो उतनी है, प्रोटॉन ज़्यादा नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनों का जिक्र हो रहा है। अब क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन न्यूट्रल एटम से आयन के अंदर तब्दील हो जाएगी और इसके ऊपर जो है वो 1- नेगेटिव चार्ज है वो लिखा हुआ होगा, जिसका मतलब ये होगा कि अब जो क्लोरीन है ये एन आयन बन चुकी है। इसी तरह जो है वो एक दूसरी मिसाल है जिसमें हम जो है ना वो ऑक्सीजन को देखते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। क्यों, उसके जो है वो जो न्यूक्लियस होता है उसमें 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी तरह जो है ना उसके बैरूनी मदार में 8 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो कि यहाँ पे शो नहीं किए गए। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगी, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगी तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये किस में तब्दील हो गया, आयन के अंदर, एन आयन के अंदर तब्दील हो गया। ये 2- जो है वो लिखा हुआ है, तो एटम से जो है वो आयन में तब्दील हो गया।
तो इस तरह करके अगर हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहें कि एटम में और आयन में जो फ़र्क क्या होता है, तो जैसे जो हमें एक फर्क नज़र आ रहा है कि जो एटम होता है वो एक न्यूट्रल जो है वो ज़रा होता है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनकी तादाद जो है वो बराबर होती है। लेकिन जो आयन होते हैं, चाहे वो एन आयन हो चाहे वो कैट आयन हो, उसमें जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं होगी। कैट आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा और एक भी कम हो सकता है, दो भी कम हो सकते हैं, तीन भी कम हो सकते हैं। इस तरह जो एन आयन है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भी हो सकता है, दो भी ज़्यादा हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, यानी कि जो आयन है उसके ऊपर जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये जो एटम होता है, एटम के अंदर जो है ना वो हम देखते हैं कि इसका जो है ना ये स्टेबल पार्टिकल है, ये जो इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन जो आयंस होते हैं ये आमतौर पर जो है ना वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है ना बड़ी तेज़ी से जो है वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो क्या है कि ये इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। जो एटम है ये आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है, लेकिन जो आयन होते हैं ये अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे इनके ऊपर चार्ज आएगा तो जो सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस हैं, क्योंकि ये अपोजिट चार्जेस हैं, जो तो ये एक दूसरे के साथ जो है वो अटैक करेंगे। जब अटैक करेंगे तो ये अलग अलग नहीं रहेंगे, ये मिलकर जो है वो सोडियम क्लोराइड बना देंगे, मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे। तो इसलिए जो है ना ये कभी भी जो है ना वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि जो एटम है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद सेकंड जो केमिकल स्पीशीज है वो है मॉलिक्यूलर आयन की। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो किसी का अगर मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या बन जाता है मॉलिक्यूलर आयन। सेम इसी तरह यहाँ फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है। इस तरह जो मॉलिक्यूलर आयन है उसके ऊपर कैट आयन भी होते हैं और एन आयन भी होते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो वो पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे यहाँ जैसे मीथेन है तो मीथेन से ज़्यादा ये मिथाइल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये क्या है, ये कैट आयन है। इस तरह जो है वो हीलियम है, हीलियम के ऊपर जाना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाना। जब भी गैसों में ये कैसे बनते हैं कि जब डिस्चार्ज के अंदर जो गैसें होती हैं, गैसों में हम बड़ी स्पीड से इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो उस वक्त जो है ना ये क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर आयन वहाँ पे जनरेट होते हैं। तो ये बन गया, जैसे मिसाल के तौर पे मिथाइल आयन है, हीलियम आयन है, नाइट्रोजन का आयन है, तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर कैट आयन कहलाते हैं। उस तरह जो है एन आयन है, एन आयन वो होते हैं जिनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 1- है। कार्बोनेट है, कार्बोनेट के ऊपर जो है ना वो 2- चार्ज है, तो ये भी क्या है, ये एन आयन के अंदर आते हैं, जो तो ये किस में आते हैं, मॉलिक्यूलर आयन है। उसके बाद अगर हम जो देखें तो जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयन के अंदर जो है वो क्या फ़र्क होता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में। जो मॉलिक्यूल होता है वो आमतौर पे जो है ना वो इंडिपेंडेंटली, इस तरह जैसे देखा कि एटम जो है वो आज़ादाना तौर पर रह सकता है, इस तरह मॉलिक्यूल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के तौर पे जो है वो रह सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलर जो आयन है, क्योंकि आयन होते हैं, आयंस आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़, ये बड़ी तेज़ी से जो है वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए जो है ना ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो जो मॉलिक्यूल होता है, इसी तरह जैसे एटम न्यूट्रल होता है, जैसे ही मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन है ये न्यूट्रल नहीं है, या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो ये जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल एटम्स के कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर आयन है ये मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन के इखराज या इलेक्ट्रॉन के जज़ब होने से वजूद में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है ये आमतौर पर स्टेबल होता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर आयन है, चाहे वो कैट आयन हो एन आयन हो, ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसके बाद तीसरे जो है केमिकल स्पीशीज़ वो आती है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जो होते हैं ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो लाइट को जज़ब करके अपने जो एटम है ना वो एटम जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके ऊपर जो है ना वो मौजूद होते हैं। मसलन अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम है, तो जिन्हें मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है। जैसे ये इतनी ज़्यादा लाइट जज़ब करेंगे कि ये जो एटम है ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तो ये जो है ना वो एक क्लोरीन के रेडिकल के तौर पे जो है ना वो मौजूद होंगे। अब उसका जो इलेक्ट्रॉन है जो इनमें से अलग हुआ है, ठीक है, जैसे अगर जो है ना वो यहाँ पे मैं इसको जो बनाऊँ, ये देखिए ये क्लोरीन है, ये बीच में इनके दरमियान में जो है वो बांड बना हुआ है, तो ये जो बांड है ये ब्रेक करेगा, ये बांड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और ये वाला जो हमें पता है कि ये बांड होता है, ये आगे भी हम केमिकल बॉन्डिंग में जाके इसको डिटेल से पढ़ेंगे
तो ये जो है ना, ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये एक बॉन्ड को शो कर रही है। तो ये दो इलेक्ट्रॉनों को ज़ाहिर कर रही होती है, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लोरीन जो है वो अपना जो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी क्लोरीन के पास चला जाएगा। तो इस तरह जो ये जो है वो जो ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे ऑड नंबर यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो है वो शो कर रहे हैं, जो कि सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल की ब्रेकेज से बने, यानी क्लीवेज हो गया, एक मॉलिक्यूल का जो है वो दरमियान से जो है वो टूट गया और वो अलग अलग हो गया। तो इसको जो है ना हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल से मुराद ये है कि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये बड़ी तेज़ी से जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इसको जो है वो यहाँ पे ये क्लोरीन का ये जो ब्लैक डॉट है ये रेडिकल को शो करता है, इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ये क्या है, एक रेडिकल है, किसका, क्लोरीन का। इस तरह ये क्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो करता है, तो ये रेडिकल है। इसको जो है हम इस तरह करके भी लिख सकते हैं। इस तरह जो अगर हम मीथेन की मिसाल लें, तो जो मीथेन है ये भी सनलाइट की मौजूदगी में इसका जो हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, ये दरमियान में से जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। इस तरह करके जो अगर हम देखें तो जो मीथेन होती है इसने ऐसे जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए होते हैं। इसमें से कोई सा भी एक जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो ब्रेक कर जाएगा, तो उसके बाद जो है ना ये CH3 ये अलग रेडिकल के तौर पे जो है वो रहेगा, और जो हाइड्रोजन है वो अलग जो है ना वो फ्री रेडिकल, यानी कि 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल। ये दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि लिविंग सिस्टम के अंदर फ्री रेडिकल जो है ना वो बड़े डेंजरस होते हैं, और अगर वो लिविंग सिस्टम में यानी ह्यूमन के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सनलाइट से या किसी भी जो रेडिएशन से बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जो है ना वो हमारी जो DNA है, हमारे टिश्यूज़ हैं, प्रोटीन्स हैं, DNA उनको जो है ये डैमेज करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो फ्री रेडिकल जो है वो दीज आर वेरी रिएक्टिव स्पीशीज़। तो ये जो है ना वो कुछ कंसेप्ट थे जो कि जो है ना वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो इम्पोर्टेंट